स्टार्ट। मैं श्री शर्मा कसौटी का सचिव आज श्री देवी प्रसाद तिवारी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके आवास पर कुछ जिज्ञासाएं लेकर के हम लोग आए हुए हैं। हमारे सहायक आनंद कुमार पांडे कसौटी के मैनेजर हैं कार्यालय में। तो यहाँ पर हम कसौटी के बारे में संभवतः कदाचित आपने सुना होगा। कसौटी ऐसी संस्था है जो 2011 में स्थापित हुई। इसके मुख्य दो ही उद्देश्य हैं। एक तो उद्देश्य है कि जनता में मतदान का प्रतिशत बढ़े और क्षेत्र में अच्छे प्रत्याशी चुनकर के आएँ, विधानसभा में जाएं, क्षेत्र का विकास हो और नागरिकों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण हो। हम तिवारी जी आपसे कुछ जिज्ञासाएं लेकर के आए हैं। आशा है हमारी जिज्ञासाओं का आप समाधान करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से? हमारा परिवार 3 पुश्तों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो इस नाते हम कहेंगे हम जन्मजात कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के किसी पद पर भी आप रहे? जी, हम NSUI के टिकट पे अपने कॉलेज में हम चुनाव लड़े थे, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। उसके बाद हम युवक कांग्रेस के शहर में महामंत्री बने। तदोपरांत प्रदेश युवक कांग्रेस में पद प्राप्त हुआ। उसके बाद हम जब श्री प्रकाश जायसवाल जी अध्यक्ष बने तो हम उनके साथ उनकी कमेटी में महामंत्री बने। तदोपरांत हम प्रदेश 1991 से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव का पद भी हमको प्राप्त हुआ जी। इसके बाद ये प्रथम अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि जनता के बीच में जाकर चुनाव। आपके कल्याणपुर क्षेत्र में कितने मतदाता हैं? अभी एक सर्वे किया है जागरण के अनुसार 3 लाख के करीब मतदाता हैं, 2,90,000 से 3,10,000 के बीच में। इस क्षेत्र में आपके क्या क्या योगदान है जिससे जनता आपको क्यों वोट दे, क्यों आपको विधायक के पद पर चुने? आपकी क्या सेवाएं हैं, क्या योगदान? इस क्षेत्र में नहीं हम कहेंगे एक सामाजिक जीवन हमारे परिवार ने हमेशा व्यतीत किया, चाहे हमारे बाबा हों, चाहे हमारे पिताजी हों और चाहे हम रहें। अब हमारे परिवार का योगदान लीजिए तो करीब 1100 हेक्टेयर भूमि हम लोगों ने भूदान में दी थी आचार्य विनोबा भावे के समय में। उसके उपरांत हमारे बाबा जब प्रथम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सन 24 में चेयरमैन रहे, हमारे पिताजी नगर निगम के महापौर रहे हैं और उसके बाद समय समय पर विभिन्न संस्थाओं से हम लोग जुड़े रहे हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने कोई चाहे राउंड टेबल रही हो, चाहे हमारा एक हम लोग संस्था भी चलाते हैं हिंदुस्तानी कल्चरल सोसाइटी, उसके अलावा हमने करीब 40 लाख रुपया पिछली बार क्या हुआ था कि हमको कहा गया था कि आप चौबेपुर विधानसभा तब था उसमें से चुनाव की तैयारी करें। तो लोगों ने बताया यहाँ बड़ी मूलभूत समस्याएं हैं, सड़कें नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमने करीब 40 लाख रुपयों की सड़कों का निर्माण कराया जी। और जब हम राउंड टेबल के यहाँ पदाधिकारी रहे हैं, स्कूल हम लोगों ने अडॉप्ट किए, हम लोगों ने जाके मलिन बस्तियों में सेवा की लोगों की, और इसके बाद समय समय पर कांग्रेस के जो कार्यक्रम चलते रहे उसमें एक सक्रिय योगदान हमने भूमिका निभाई। आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी चर्चा है कि आप कमजोर प्रत्याशी हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्षेत्र में चर्चा है कि हम कमजोर प्रत्याशी हैं। ये वही चर्चा कर रहे हैं जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। वजह हम ये और एक बात और वो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि लोग हमको जानते नहीं। भाई अगर हमने कोई सनसनीखेज वारदात की होती, हम 2-4 पार्टियां अदल बदल की होती,
2-4 चुनाव लड़के जमानत जब्त कराई होती तो हर व्यक्ति हमको जानता। कोई हमने ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी वजह से हमको, मतलब कहना क्या चाहिए, न्यूसेंस वैल्यू भी जो लोग क्रिएट करते हैं वो हमारे परिवार, आपके परिवार के साथ कभी नहीं, किसी ने नहीं की, ना हमने की। तो ये भ्रम, केवल एक भ्रामक प्रचार हो रहा है। लोग भयभीत हैं क्योंकि स्वच्छ और साफ छवि का एक कैंडिडेट उनके बीच में आ गया है जिसके ऊपर और कुछ आरोप न लगाकर उनको बस यही प्राप्त हुआ है कि भाई वो कमजोर हैं। ये तो समय बताएगा कि हम शक्तिशाली हैं, कमजोर हैं। कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार पीछे कुछ अन्य आंदोलन के कारण कुछ घटा था, अब आप क्या समझ रहे हैं कि जनाधार उसका बढ़ रहा है या बढ़ेगा? अब कांग्रेस का जनाधार कभी कम नहीं हुआ। केवल जातिवाद और सांप्रदायिक ताकतों में जब आदमी, हम कहेंगे जनमानस, भावुक होकर, हिंदुस्तान की जनता हमेशा एक भावुक जनता रही जी, और समय समय पर विभिन्न कारणों की वजह से वो इधर से उधर उसका जी हो जाता है, जिसको कहते हैं स्वे हो जाता है। जी, तो कभी सांप्रदायिकवाद में, कभी जातिवाद में लोगों ने भावनाएं उनकी जागृत कर दी। इसके लिए ये लगा कि कांग्रेस को वोट कम मिले। जनाधार और वोटों में बहुत फर्क है। जनाधार कांग्रेस का हमेशा मजबूत रहा है और आज भी हम जब लोगों के बीच में आम आदमी से, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, और आम आदमियों के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि आज की तारीख में जनाधार कांग्रेस का बहुत मजबूत है। आज भी मीन्स योर पार्टी हैज बीन सेकुलर एंड स्टिल सेकुलर। बेगिए पार्डन सर? योर पार्टी हैज बीन सेकुलर एंड स्टिल इट इज सेकुलर। My party has always been secular and still is secular. It does not believe in caste or creed or any other things. It just believes in humanitarian good. Right. आपके क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या क्या? देखिए, हमारे क्षेत्र का विभाजन आप 2 भागों में कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी से खलासी लाइन के बीच का जी, और एक कानपुर यूनिवर्सिटी से हम आवास विकास पनकी और नारायणपुर का। इधर देखा जाए तो क्रीम इलाका है, स्वरूप नगर, आर्या नगर, विकास नगर, गीता नगर। खलासी लाइन भी अगर हम ले लें तो कोई मूलभूत समस्या सच नहीं, पर और एक हम इलाका ले लें यूनिवर्सिटी से आगे का जी, जो कि नई कॉलोनियाँ बसी हैं, वहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं। ना सड़क है, ना सीवर लाइन है, और वहाँ असुरक्षा, एक प्रकार से असुरक्षित है अपने आप में, क्योंकि सुरक्षा की भावना इस प्रदेश में ही, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। जी, तो ये 2 भागों में हम कर रहे हैं। समस्याएं इधर की अलग है, उधर की अलग है। तो ये मूलभूत से अपने विधानसभा का विभाजन हम 2 भागों में करके देखें तो ये। शिक्षा का आपके क्षेत्र में क्या वो है, क्या समस्या है शिक्षा में है? शिक्षा में क्या होना चाहिए? देखिए, कल्याणपुर का सौभाग्य है कि वो एजुकेशन हब है। चाहे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले लें, चाहे हम HBTI ले लें, चाहे हम कानपुर यूनिवर्सिटी ले लें, चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले लें, चाहे हम HBTI ले लें, और काकादेव का एक आंशिक हिस्सा जो आता वो आज की तारीख में कोचिंग हब बन गया है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ दूर दराज इलाकों से विद्यार्थी अध्ययन ग्रहण करने आते हैं, भले ही वो कोचिंग के लिए आए या IIT में पढ़ने आए। तो शिक्षा की तरफ, और चाहे हम विभिन्न पब्लिक स्कूल भी ले लें, यहाँ वुडबाइन से लेके और DPS से लेके सब अपने क्षेत्र में। तो शिक्षा, ये इसको कहें तो एजुकेशन हब है ये सिटी का, या प्रदेश की अगर हम संज्ञा देने में हम उसमें कतई नहीं सकते। प्राथमिक शिक्षा में क्या सुधार आप चाहते हैं? क्या कैसे? ये एक विडम्बना है। देखिए, आज की तारीख में नगर महापालिका के स्कूल हैं, खाली पड़े,
वहाँ टीचर तो हैं, पर जो व्यक्ति थोड़ा सा पैसा कमा लेता है वो अपने उस बच्चे को नगर महापालिका स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। ये क्यों? हैलेट अस्पताल भी हमारे यहाँ है। आज प्राइवेट अस्पतालों में आदमी इलाज कराना पसंद करता है, परंतु हैलेट क्यों नहीं जाना? तो वही हम कहते हैं, अगर प्राथमिक चिकित्सा प्रदेश सरकार, चाहे वो जीविका हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सुरक्षा हो और चाहे चिकित्सा हो, चारों मुद्दों पे प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। हमारा तो ये कथन है। करप्शन और शिक्षा में मेरे हिसाब से until and unless the education with basic education with moral values and ancient Indian culture is adopted and taught to the student from standard 1st to standard 8th at least, to me it appears that corruption cannot be eradicated. Can the government departments and education department of the country be personalized with an effective agenda and use, and if needed by filing a PIL before the Honorable High Courts and Apex Court of India? You are right on every count, on most of the counts. In my personal opinion, corruption, or for the matter of fact, any other evil can only be eradicated if a person is provided good education right from the beginning. It not only widens his perspective, but what happens is it makes him think. It gives him the basic fundamentals on which he can build. So it is absolutely necessary to provide good education at the primary level. And it is absolutely essential for because they are the society, future of the country. because basically they are the future of the country. Now your second question was whether corruption can be eradicated. You have a very pertinent point there. You see, corruption lies within us. Definitely. It is a social evil, and to eradicate it, education is the only tool by which not only corruption can be eradicated, religious fundamentalism can be eradicated. Very good. Good answer. अब ये बताइए, आपके क्षेत्र में जी जो अतिक्रमण है, इसके जाम लगते हैं जी, ये क्या जाम के क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है व्हीकुलर पॉपुलेशन बढ़ गई है। श्रीमती गांधी ने एक बात कही थी बहुत दिन पहले कि टू बिल्ड अ लैंड विथ राइजिंग पॉपुलेशन इज जस्ट लाइक राइटिंग ऑन सैंड विथ वेव्स ऑफ पॉपुलेशन वॉशिंग अवे ऑल दैट यू हैव रिटन। ये श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी ने, हमारी प्रधानमंत्री जी जो थी तत्कालीन, उन्होंने ये बात कही थी एक स्पीच में। एक तो पॉपुलेशन और दूसरी व्हीकुलर पॉपुलेशन, दोनों इतनी बढ़ गई हैं कि वर्तमान में जो सड़कें हैं वो कम पड़ गई हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी कि हमारी व्हीकुलर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा। तो ये कोई चिंता का विषय नहीं। जो अतिक्रमण जो दिन में हटता, रात में फिर सज जाता है, इसका क्या, इसको कैसे स्थायी तौर से कैसे इसको खत्म किया जाए? क्या इसमें जो जनता है, जनता स्वेच्छा से अगर ये अतिक्रमण हटा ले, सरकारी जमीन पर कब्जा न करे और फिर दोबारा इसमें वो न करे, तो मेरे ख्याल से समस्या का निदान हो सकता है। अतिक्रमण भी मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या है जाम इत्यादि लगने में। जैम लगने की कल्याणपुर हमारी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है ये रेलवे फाटक जो बने पड़े हैं। जी, कम से कम हमारे समझ में 7-8 रेलवे फाटक पड़ते हैं और मेन जीटी रोड के निकल पड़ते हैं। जी, तो इसका सीधा सा तरीका ये है जी कि आप कितने फ्लाईओवर बनाएंगे, 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, जी, जैम लगता रहेगा। सीधी सी बात है, मंदना स्टेशन बड़ा स्टेशन बना दीजिए, वहां से बड़ी, और ये किसी की ना अतिक्रमण करना, रेलवे की जमीन पे रोड को बड़ा कर दीजिए, कहीं ना जमीन जाएगी। और ये ट्रेनें जितनी, मंदना स्टेशन को बड़ा स्टेशन बना दीजिए, वो ट्रेनें वहीं रोक दीजिए। दिल्ली महानगर में कई स्टेशन है, निजामुद्दीन,
नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कानपुर में भी एक स्टेशन हो जाएगा हमारा सेंट्रल, एक अनवरगंज, एक मंगना जी, और उधर की ट्रेनें उधर ही रोक दी जाए। और ये रेलवे लैंड पे ये तो वही गवर्नमेंट लैंड है, फाटक बंद हो जाएंगे और रेलवे की वहाँ पूरी रोड बन जाएगी, एक आधे फ्लाईओवर बन जाएंगे, कभी यहाँ हमारी विधानसभा में जैम की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो मिलावट है इसमें, एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जी, उसमें सेक्शन है 3/7, तो उसमें क्या कुछ कमी आपको दिखाई पड़ती है? मिलावट भी एक बहुत बड़ा हमारी जनता के लिए, हमारे समाज के लिए एक जहर जैसा मिलावट में सामग्री, जो खाद्य सामग्री है उसमें जहर जैसा मिलावट किया जा रहा है। दूध हो, चाहे घी हो, चाहे अन्य खाद्य सामग्री हो, इनमें EC एक्ट में आप कोई बदलाव चाहते हैं या किस तरह से इसको खत्म किया जाए, पैनल इसमें बढ़ाया जाए ताकि मिलावट की समस्या कम हो? मिलावट एक जघन्य अपराध है और इसमें जितने सख्त से सख्त कानून लाया जाए वो भी कम है। इसमें EC एक्ट में विस्तृत जानकारी एक्ट की तो हमको नहीं, 3/7 है सबसे बड़ा एक्ट है, उसमें हमारी समझ में इम्प्लीमेंट वो ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है। एक्ट इटसेल्फ इज सेल्फ सफिशिएंट, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं होगा राइट, तो इट इज टूथलेस एक्ट। What about your views about the pollution, air pollution and water pollution? It is a very grave problem that the world is going to face. So when the world faces a problem, हमारी जनता को भी प्रॉब्लम, पोल्यूशन कम हो जाए तो कानपुर में आधे लोग दमा के मरीज हैं वो नहीं रहेंगे। पोल्यूशन कम हो जाए तो आज की तारीख में ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लग जाए अगर कायदे से, तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन की, वाटर टेबल पोल्यूशन वो खत्म हो जाएगी। वाटर टेबल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग तो भाग्यशाली है गंगा किनारे हम लोग रह रहे हैं, नहीं तो और जगह कुछ दिनों में हमारी समझ में पानी वाटर टेबल गिरता चला जा रहा है, तो हमारी समझ में वो एक बहुत बड़ी आने वाले दिनों में समस्या खड़ी हो जाएगी। गंगा को कैसे साफ कराएंगे? गंगा साफ करने का तरीका ये कि इसकी सफाई चालू करनी चाहिए। जहाँ से गंगा का प्रवेश उत्तर प्रदेश में होता है, हरिद्वार तक सब निर्मल गंगा हमारी बैठती है। उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रवेश होता है तो पहले तो सीवेज, हर बड़ा शहर में सीवेज ट्रीटमेंट हो, डंप ना हो गंजीज में, कूड़ा जो होता है उसको डंप ना किया जाए गंगा में जी। और अवेयरनेस जब तक नहीं डेवलप की जाएगी, जहाँ एजुकेशन जैसे आपने बताया प्राइमरी एजुकेशन लेवल से, तब तक जब तक सुधार हम लोग अपने में नहीं लाएंगे तब तक गंगा को भी। कानपुर शहर में लगभग 21 नाले हैं, ऐसा पता चला है। लगभग 40 करोड़ लीटर मलमूत्र डेली नित्य प्रति गंगा में बहाया जाता है जी। और जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो बहुत कम है। ट्रीटमेंट प्लांट में जो टैनरीज हैं उनकी संख्या बहुत है जी। जब कोई टैनरी जो अवैधानिक रूप से चलना ही बंद कराने जाते हैं तो उनके अधिकारियों को मारते पीटते हैं, बंधक बना देते हैं। जमीन ऑलरेडी UPSIDC ने अलॉट की हुई है टैनरीज को, हाई कोर्ट आदेश कर रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट आदेश कर रहा है, टैनरीज वहाँ पर स्थानांतरित नहीं होती। स्थानांतरित अगर टैनरीज ठीक तरह से हो जाए, मेरे ख्याल से गंगा का सफाई, तभी गंगा की सफाई ठीक हो पाएगी। आपका इसमें क्या कहना? हमारा ये कहना है कि कोई भी किसी को भी विस्थापित करेंगे तो उस व्यक्ति में दर्द तो होगा। आप उसको यहाँ से उठा के, भाई टैनरी मालिक तो 2 मिनट में चला जाएगा, अब इतने वर्कर रह रहे हैं, वो लोग आज से नहीं रह रहे हैं, 60 साल 70 साल 80 साल से रह रहे हैं। तो जब हम UPSIDC के लिए उनको ज़मीन भी दे रहे हैं तो उनके लिए, अब जब वर्करों को हम यहाँ से हटाएंगे तो उनको रहने की भी जगह वहाँ UPSIDC कॉलोनी में देनी चाहिए। उनके लड़कों बच्चों के लिए एजुकेशन एंड हॉस्पिटल भी वहाँ प्रोवाइड, मूलभूत जो है बेसिक एम्यूनिटीज जो हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, सब उनको वहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब वो जाजमऊ में टेंडरी के लिए ही वो ज़मीन दी गई थी, अब आप उनको विस्थापित कर रहे हैं। इस यहाँ से लेके ज़मीन की, यहाँ की कीमत कहीं ज़्यादा हो चुकी है वहाँ की ज़मीन, तो उनको भी कुछ कॉम्पनसेट करना चाहिए किसी तरह से। एंड नंबर 3 जी, द विल टू इम्प्लीमेंट प्रदेश सरकार में, द विल टू इम्प्लीमेंट प्रदेश सरकार में नहीं है। 29-30 साल से कांग्रेस सरकार हमारी समझ में पावर में नहीं है, और उसके बाद से जितनी सरकारें आई हैं उनने अपनी वोट बैंक की राजनीति की है, कभी डेवलपमेंट और विकास की तरह सोचा भी नहीं।
इस बार आपको कांग्रेस सरकार पावर में आती दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश में? हम तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार का हमको रिस्पांस मिल रहा है और जिस प्रकार से राहुल जी की रैलियों में भीड़ स्वतः उमड़ के आ रही है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। जो मायावती ने पत्थर और मूर्ति से प्रेम कर रही है, क्या आप लोग भी ऐसे प्रेम कर रहे हैं किसी मूर्ति या पत्थर से? हम लोग तो प्रेम करते हैं मानव से, और विकास हमारा एकमात्र नारा है जी। और मानव से प्रेम करना हमारा धर्म है, हमारे पार्टी का धर्म है और हमारा धर्म वही है। और दो क्वेश्चन तुम्हारा? सर, हम एक क्वेश्चन ये करते, कांग्रेस गवर्नमेंट लक्षित अधिनियम 2011 लाने जा रही है, तो क्या लक्षित अधिनियम, लक्षित हिंसा अधिनियम 2011। लक्षित हिंसा अधिनियम को क्या कहेंगे? मतलब ये इस एक्ट के अंदर रखे गए हैं मुसलमान, मुस्लिम, ईसाई और अनुसूचित जाति, 3 जातियां रखी गई हैं। इस एक्ट का मतलब है कि जैसे हम लोग रामायण कराए, कोई मुस्लिम निकल जाए, उसको वो जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दे कि हमें मानसिक आघात हुआ, तो उस हिंदू की बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसा सुनने में आया है। हमारे समझ में ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा कानून आने से हिंदुत्व को खतरा है पूर्ण, तो ऐसा, इसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसा कोई कानून बता रहा नहीं है। हमारी जान में कांग्रेस सरकार के रहते ऐसा कोई कारण जो एक हम लोग सब धर्म की को समान हम लोग के हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कोई कानून आने की संभावना कम से कम हमको नजर नहीं आती। नहीं, इसके लिए पंपलेट भी दुष्प्रचार बट रहे हैं, दुष्प्रचार है। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उनका एक ही काम है, दुष्प्रचार करना। उनके पास वो भी समाप्त होता जा रहा है। कुछ उनके जैसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज है ये आरएसएस की हाफ पैंट और काली टोपी। सबसे पहले इनको बाहर कर दे तो हमारा देश का सुधार हो जाएगा। एजुकेशन के साथ रेडिकलिज्म को हमको समाप्त करना पड़ेगा। ये हिंदू रेडिकलिज्म है, आरएसएस, सीधी सी बात मैं कहता हूं। और ये दुष्प्रचार उनका है क्योंकि उनको भय है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जन लोकपाल अन्ना जैसा आपकी गवर्नमेंट का लाने में ला रही है? क्यों नहीं लाएगी? भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन नहीं है? भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन नहीं है? अब क्यों नहीं लाएगी? पर भ्रष्टाचार हमारे बीच अंदर है। कोई भ्रष्टाचार का हटाने का ठेकेदार नहीं बन सकता। भ्रष्टाचार हटाने के लिए प्रत्येक भारत के नागरिक को अपने प्रयास करने पड़ेंगे। ये भ्रष्टाचार हटाने के कुछ लोग ठेकेदार जो बन गए हैं, ये ठेकेदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा 52 में समाप्त की गई थी, तो भ्रष्टाचार ठेकेदारी प्रथा भी समाप्त कर दे, भ्रष्टाचार हट जाए। नहीं तो क्या आपका जो कांग्रेस सरकार है सेंट्रल में, वो लोकपाल बिल ला रही है शीघ्र ही? क्यों नहीं लाएगी? क्यों नहीं लाएगी? भ्रष्टाचार कौन नहीं मिटाना चाहता? कुछ ठेकेदार उसको अपने ऊपर श्रेय लेना चाहते हैं। भ्रष्टाचार प्रत्येक नागरिक मिटाना चाहता है। कांग्रेस गवर्नमेंट अगर प्रदेश में आती है तो मुख्यमंत्री कौन आपके यहाँ से कांग्रेस में बनेगा? ये तो कांग्रेस विधानमंडल दल हमेशा तय करता है। जब हम बहुमत में आ जाएंगे, कांग्रेस विधानमंडल दल की एक बैठक बुलाई जाएगी, सर्वसम्मति से तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी चर्चा ये प्रथा कांग्रेस में। श्री प्रकाश जायसवाल को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाएगा, ऐसी चर्चा? अब चर्चा हमने तो नहीं सुनी, हम तो अधिकृत प्रत्याशी हैं। आप बता रहे हैं, आज पहली बार सुन रहा हूं, हमने तो नहीं सुनी। पर इतना आप कहना चाहेंगे कि कानपुर के प्रथम वो कैबिनेट मंत्री हैं जी। अगर कानपुर से मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये कानपुर के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। ये हम आगे हम एक कुछ हल्ला जोड़ देना चाहेंगे, पर यह कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध है कि पहले से चर्चा की जाए। आप अपनी जीत इस बार सुनिश्चित समझ रहे हैं क्षेत्र से? बिल्कुल सुनिश्चित हैं हम, बिल्कुल सुनिश्चित। Who is your immediate rival candidate? I have to look for them. I don't find any rivals. ऐसी चर्चा है आपने भूदन नारायण मिश्र का टिकट कटवा के अपने लिए टिकट लाए हैं और आप कमजोर कैंडिडेट हैं, इसके बारे में क्या कहना? कमजोर भूदन नारायण की टिकट तो साहब एक को मिलता पार्टी में। अब आज हम ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि भाई उधर जी
सन 80 में विधायक थे कल्याणपुर से, उसके बाद विधायक तो बने नहीं कल्याणपुर से। 89 में वो नहीं, 80 में विधायक थे छावनी से, 89 में जनता दल से कांग्रेस से नहीं थे विधायक, जनता दल से कल्याणपुर से विधायक थे, कांग्रेस से नहीं। तो ये पार्टी का डिसीजन, ये पार्टी का डिसीजन है, हमको दिया है। अगर हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, सीधी सी बात, हमको इतना कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपका हमने समय लिया, आपसे अपनी समस्याएं रखी, जिज्ञासाएं रखी, बड़ी अच्छी तरह से आपने उनका समाधान किया, क्योंकि आपका परिवार प्रारंभ से ही आपको विरासत में राजनीति मिली है। आपके बाबा, आपके पिताश्री महापौर रहे और शुरू से ही सन 24 में साहब बता रहे हैं नगर निगम में, उसमें तब तक कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड हुआ करता था, उसमें रहे। आपका परिवार, आपकी छवि ऐसा की है, ठीक ठाक है। जो चर्चा है, जो लोग जानते हैं, पुराना आपका परिवार है, आप प्रतिष्ठित परिवार के हैं। अब आप जनता के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज दे दीजिए जनता के लिए। राजनीति में हमारा आने का केवल एक ही मकसद है, सेवा भाव। हम सेवा भाव से राजनीति में हम आए हैं। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है न, हम लोग राजनीति में आते हैं घर बनाने के लिए, हमारे पास घर है। लोग आते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, हमारे पास गाड़ियां हैं। ईश्वर की अनुकंपा है, सब कुछ है। बस स्नेह, हमको कल्याणपुर जनता का, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमारे नौजवानों का स्नेह, इसके हम भूखे और किसी चीज की भूख नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।